डीएम साहब अपने एक दोस्त की मिठाई की दुकान पर एक साधारण ग्राहक बनकर बैठे हुए थे, तभी वहां पर एफसीआई की टीम आती है, जिसके अंदर उनकी पत्नी भी थी, और वह लोग वहां पर आकर उससे रिश्वत लेने लगते हैं। इसके बाद डीएम साहब अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था इस कहानी में और किस वजह से डीएम साहब इस दुकान पर एक साधारण ग्राहक बनकर बैठे हुए थे, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है दिनेश। दिनेश के पिता गांव के प्रधान हैं और अच्छा खासा रुपया पैसा और जमीन जायदाद उनके पास है। दिनेश पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और वह दूसरों की मदद करने पर विश्वास किया करता है। दिनेश अपनी स्कूल की एजुकेशन गांव के ही एक स्कूल से करता है और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए शहर में चला जाता है। वहां पर मन लगाकर मेहनत से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है और उसके बाद वह यूपीएसएससी क्लियर करना चाहता है। अब उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है, तो वह कह देते कि पिताजी, मैं सच में ही लोगों की मदद करना चाहता हूं और मदद भी मैं एक सरकारी ऑफिसर बनकर करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मेरे पास कोई अधिकार होगा तो मैं लोगों की और भी ज़्यादा मदद कर पाऊंगा और इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। उसके पिता इस बात को सुनकर बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि वह भी इसी चीज़ पर विश्वास किया करते थे कि दूसरों की मदद करनी चाहिए जितना हो सके, और इसी वजह से वह अपने बेटे से भी कह देते हैं कि ठीक है बेटा, तू आराम से अपनी पढ़ाई लिखाई को कर और एक बड़ा अधिकारी बन जा, ताकि तू दूसरों की मदद कर सके। इसके बाद दिनेश दिन रात मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद डीएम के पद को हासिल कर लेता है। दिनेश डीएम बन चुका था और डीएम बनने के बाद उसकी कुछ दिनों तक ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट में उसकी जॉइनिंग हो जाती है। इसके बाद दिनेश के पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा, अब तो तू बड़ा अधिकारी बन गया है, तो अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद वह अपने पिता से कह देता है कि ठीक है पिताजी, अगर आपको मेरी शादी करनी है तो आप बेशक से कर सकते हो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। दिनेश के पिता उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं और कई लड़कियां दिनेश के लिए देखी जाती है, लेकिन कोई भी लड़की दिनेश के माता पिता को पसंद नहीं आती है। तभी एक दिन सुबह सुबह अचानक से एक व्यक्ति एक बड़ी सी कार में सीधा दिनेश के पिता के पास पहुंचता है और वहां पर अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से कराने के लिए बोलने लगता है। उसके बाद दिनेश के पिता जैसे ही लड़की की तस्वीर देखते हैं और लड़की के बारे में जानते हैं, तो वह भी इस रिश्ते के लिए हामी भर लेते हैं, क्योंकि लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और वह एफसीआई में लगी हुई थी। लड़की के पिता के पास अच्छा खासा रुपया पैसा था और बेटी सरकारी नौकरी किया करती थी, तो इसी वजह से दिनेश के पिता इस शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। उसके बाद दिनेश के पिता उस फोटो को अपने बेटे को दिखाते हैं, तो उनका बेटा भी शादी के लिए एग्री हो जाता है और उसके पिता अपने बेटे के एक निश्चित मुहूर्त पर उस लड़की से शादी करा देते हैं। लड़की का नाम होता है पूनम। पूनम का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, वह घर वालों के साथ अच्छी तरह से बात करती है और दिनेश के साथ भी अच्छी तरह से बात करती है। इसके बाद दिनेश अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और पूनम अपनी ड्यूटी को करने लगती है। फैमिली कंडीशन को बताकर वह दोनों एक दूसरे के साथ ही रहा करते हैं और जहां पर दिनेश रहा करता वहीं पर पूनम ड्यूटी किया करती है। अब इसी तरह से उनकी शादी बड़ी अच्छी चल रही थी। पूनम अच्छे से दिनेश का ख्याल रखा करती और ना ही दिनेश से कोई डिमांड किया करती, वह भी अपनी ड्यूटी के लिए चली जाया करती और इधर दिनेश भी अपनी ड्यूटी करने के लिए चला जाया करता। इसी तरह से उनकी शादी को लगभग 4 साल बीत जाते हैं और 4 साल तक उनके बीच में किसी भी बात को लेकर थोड़ी सी भी कहा सुनी नहीं हुई थी। इसके बाद दिनेश का ट्रांसफ़र एक दूसरे शहर में हो जाता है और उसे वहां पर जाना पड़ता है। इसी तरह से जो पूनम होती है अपनी फैमिली कंडीशन को बताती है और अपना ट्रांसफ़र भी उसी शहर में करवा लेती है। अब दोनों पत्नी उसी शहर के अंदर रहने लगते हैं और वहीं पर अपना अपना काम करने लगते हैं। दिनेश वहां पर डीएम का
कार्यभार संभालता है और मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगता है। सभी लोगों की मदद किया करता और अच्छी तरह से शहर के अंदर काम कर रहा था। अब एक दिन ऐसे ही वह मार्केट से घूम रहा था और घूमते घूमते अचानक से मार्केट में उसे एक मिठाई की दुकान दिखाई देती है। जैसे ही दिनेश उस मिठाई की दुकान पर बैठे हुए लड़के को देखता है तो एकदम से उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है। उसके बाद दिनेश दिमाग में कुछ सोचता है और सोचता सोचता वहां से निकल जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। घर जाने के बाद वह दिमाग पर जोर देने लगता है और सोचता है कि इस लड़के को मैंने कहीं तो देखा है। काफी देर सोचने के बाद उसे याद आ जाता है कि यह लड़का उसके साथ कोचिंग किया करता था और कोचिंग के दौरान वह दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। दरअसल जब दिनेश ने कोचिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम पर इस लड़के ने दिनेश के साथ कोचिंग की थी, लेकिन पहले ही अटेम्प्ट में ये लड़का कोचिंग को छोड़कर वहां से आ गया था और इसने कहा था कि यह काम मेरे बस का नहीं है, मैं अपने घर पर जाकर कोई अपना बिजनेस कर लूंगा और उसी से अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। ऐसा कहकर वह वहां से आ गया था, लेकिन दिनेश वहां पर कोचिंग करता रहा और कोचिंग करने के बाद उसने कामयाबी को हासिल कर लिया। इसी वजह से को इस लड़के को पहचानने में काफी देर लग गई थी, लेकिन जब यह इसके साथ रहा करता था तो इसका काफी अच्छा दोस्त था। उसके बाद कलेक्टर साहब उससे मिलने का मन बना लेते हैं और शाम के समय अपने आवाज से निकलकर उसकी दुकान पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वह लड़का दिनेश को नहीं पहचान पाता है कि यह उसका वही दोस्त है जो उसके साथ कोचिंग किया करता था। उस लड़के का नाम था मुकेश। अब मुकेश दिनेश को जैसे ही दुकान के अंदर आते हुए देखता है तो उससे कहने लगता है कि हाँ साहब, बताए आपको क्या चीज चाहिए। इसके बाद जो दिनेश होता है वहां पर रखी हुई मिठाइयों में से मिठाइयां मांगता है खाने के लिए और एक एक करके सभी मिठाइयों में से खाने लगता है। अब इस बात को देखकर मुकेश को गुस्सा आता है और वह कहता है कि साहब, आपको कुछ लेना है तो बताए, खामाखा मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। आपने टेस्ट करने के चक्कर में ढेर सारी मिठाइयां खा ली हैं और इतनी मिठाइयों का घाटा मुझे ही भुगतना पड़ेगा। इसके बाद दिनेश हंसने लगता है और कहता है कि भाई, तुम्हारा काम है चेक करवाना और हम ग्राहक है, हमें जो अच्छी लगेगी हम उसी मिठाई को लेंगे, तो तुम इधर उधर की बातों पर गौर मत दो और मुझे मिठाइयां छका। इसके बाद मुकेश वो चढ़ा लेता है और एक दो मिठाई और उसे टेस्ट करवा देता है। अब दिनेश जैसे ही एक मिठाई को खाता है तो एकदम से कहने लगता है कि लाजवाब स्वाद है। अब जैसे ही मुकेश ये बात सुनता है तो एकदम से उसे बहुत गहरी बातें याद आ जाती है। दरअसल जब दिनेश और मुकेश एक दूसरे के साथ रहा करते थे तो उस टाइम पर मुकेश खाना बनाया करता था और उसे खाने के बाद दिनेश ऐसे ही कहा करता था कि लाजवाब स्वाद है। इसके बाद जो मुकेश होता है गौर से दिनेश की तरफ देखने लगता है और झट से दिनेश को पहचान लेता है। पहचानने के बाद एकदम से हंसता हुआ वह अपने काउंटर से बाहर निकलता है और दिनेश को गले से लगा लेता है। कहता है कि दिनेश, तू क्या सोचता था मैं तुझे नहीं पहचानूं, लेकिन आखिरकार मैंने तुझे पहचान लिया। उसके बाद दिनेश कहने लगता है कि हाँ भला तूने पहचान लिया, इतनी देर तो हो गई है मुझे यहाँ पर आए, लेकिन तूने अब मुझे पहचाना है। इसके बाद मुकेश कहता है कि यार ये दुकान है और दुकान पर हजारों ग्राहक आते रहते हैं तो इस वजह से कंफ्यूजन हो गई थी। चलो खैर छोड़ो और बताओ तुम कैसे हो। दिनेश कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद मुकेश उसे अपने बारे में बताता है। कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है और यह मिठाई की दुकान चलाया करता हूँ और इसी से अपना जीवन व्यतीत किया करता हूँ। उसके बाद मुकेश दिनेश से बैठने के लिए कहने लगता है और कहता है कि काफी देर से खड़े हो, चलो बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं। मुकेश अपनी दुकान में से कुछ मिठाइयाँ मंगाता है और उनको दिनेश के साथ बैठकर खाने लगता है। दिनेश पहले तो उसे मना करता है, लेकिन फिर भी मुकेश कहता है कि नहीं यार, काफी दिन में मिले हैं, ये मिठाइयाँ तो हो ही जानी चाहिए। इसके बाद मुकेश दिनेश से उसके बारे में पूछता है तो दिनेश भी उसे अपने बारे में बता देता है। कहता है कि मैं कलेक्टर बन चुका हूँ और फिलहाल इसी शहर के अंदर मेरा तबादला हुआ है और यहीं पर रहकर मैं डीएम का काम किया करता हूँ। इस बात को सुनकर जो मुकेश है उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि मुझे तो पता ही था तू एक दिन कलेक्टर जरूर बनेगा, क्योंकि तेरी पढ़ने की ललक काफी ज्यादा थी, इसी वजह से मुझे ये बात महसूस हो गई थी। उसके बाद दोनों दोस्त कुछ और बातें करते हैं और बातें करने के बाद दिनेश उससे कह देता है कि भाई मैं तो तुम्हारे यहाँ पर आ गया हूँ,
लेकिन तुम्हें भी मुझसे मिलने के लिए आना होगा। मुकेश उससे आने का वादा करता है और दोनों के फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। इसके बाद दिनेश वहां से अपने आवाज पर चला जाता है और वहीं पर रहकर डीएम का कार्यभार संभालने लगता है। मुकेश अपनी मिठाइयों की दुकान को चला रहा था और चलाते चलाते अचानक से एक दिन उसके पास एफसीआई वाले लोग आते हैं और वह उसकी मिठाइयों में तरह तरह की कमियां निकालने लगते हैं, जबकि जो मुकेश था वह अच्छी मिठाइयां बनाया करता था और कोई भी कैसी भी दिक्कत उसकी मिठाइयों में नहीं थी। इसके बावजूद भी वह लोग तरह तरह की परेशानियां उसको बताते हैं और इन सभी चीजों को देखकर मुकेश भी समझ गया था कि अगर ये लोग चाहे तो मेरी दुकान को बंद भी करवा सकते हैं और सील भी करवा सकते हैं। उसके बाद वह उनसे कहने लगता है कि साहब, मेरी दुकान में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप बताएं आपको क्या चाहिए। वह लोग पैसों की डिमांड कर देते हैं और मुकेश से कहने लगते हैं कि आपको लगभग ₹1,00,000 देने होंगे और ₹1,00,000 देने के बाद ही हम आपको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब मुकेश इस बात को देखकर बड़ा ही हैरान है, क्योंकि वह अच्छी मिठाइयाँ बनाया करता है, उसके बावजूद भी उसे रिश्वत देनी होगी। वह उन लोगों से कह देता है कि ठीक है साहब, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 2 दिन में पैसों का इंतजाम कर लूँगा और उसके बाद आप आ जाना। मुकेश ने उनसे रिक्वेस्ट करके इस बार तो उन्हें यहाँ से भेज दिया था, लेकिन 2 दिन बाद वह फिर से आने वाले थे और उस दिन तक मुकेश को पैसों का इंतजाम करना था। मुकेश ईमानदारी से काम किया करता था, तो इसी वजह से उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो इसी वजह से वह इधर उधर फ़ोन कर करके सभी से पैसे मांगने लगता है, लेकिन उसके जानने वाले सभी पैसों देने से मना कर देते हैं। और इसके बाद उसे याद आती है दिनेश की। दिनेश जो कि एक कलेक्टर है और कलेक्टर की सैलरी अच्छी खासी होती है, और वह सोचता है कि क्यों ना मैं दिनेश से कुछ दिन के लिए पैसे उधार ले लूं और उसके बाद जब मेरा काम ठीक ठाक चलने लगेगा तो मैं उसको पैसे लौटा दूंगा। ऐसा ही सोचकर वह दिनेश के पास फ़ोन कर देता है और उसे पैसों के लिए कहने लगता है। दिनेश उसकी बात को सुनता है कि उसे ₹1,00,000 चाहिए, तो वह उसे कहने लगता है कि भाई क्या हुआ जो इतने पैसे तुझे एक साथ चाहिए। तो मुकेश कहता है कि यार कुछ ज़रूरत आ पड़ी है, तो उसी वजह से मुझे पैसे चाहिए, तो तू मेरे लिए ₹1,00,000 का इंतजाम कर दे और जैसे ही मेरे पास हो जाएंगी तो मैं तुम्हारे पैसों को लौटा दूंगा। दिनेश कहता है कि पैसे तो मैं तुम्हें अभी के अभी दे दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कहीं कोई बीमार तो नहीं हो गया तुम्हारे परिवार में। तो उसके बाद जो मुकेश होता है उसको बता देता है कि यार दुकान पर एफसीआई वाले आए थे और वह लोग मेरी दुकान को सील भी करवा सकते हैं। वह लोग कह रहे थे कि अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से बचना है तो तुम्हें ₹2,00,000 देने होंगे। अब जब दिनेश इस बात को सुनता है तो वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि मुकेश उसका दोस्त था और उसके दोस्त से रिश्वत मांगी जा रही थी, वह भी उस डिपार्टमेंट के थ्रू जिस डिपार्टमेंट के अंदर उसकी पत्नी काम किया करती है। इसके बाद वह उससे रिश्वत देने से मना करने लगता है, तो वह उसे बताता है कि यार अगर इनको रिश्वत नहीं दी तो ये लोग मेरी दुकान को बंद करवा देंगे। इस बात को सुनकर दिनेश समझ जाता है कि यह बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है और यह पैसे देकर ही मानेगा। वह उससे कहता है कि ठीक है, मैं पैसे लेकर तुम्हारे पास शाम को आता हूँ और वहाँ पर आकर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इसके बाद दिनेश शाम तक ₹2,00,000 का इंतजाम करता है और इंतजाम करने के बाद सीधा मुकेश की मिठाइयों की दुकान पर पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद वह सबसे पहले तो मुकेश को ₹1,00,000 दे देता है और उसके बाद उसे समझाने लगता है। कहता है कि देखो भाई, मैं कलेक्टर हूँ और मैं चाहूँ तो तुम्हारी इस चीज़ को रुकवा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी मिठाइयों की जांच करवानी होगी और जांच करवाने के बाद ही मैं ये बता सकता हूँ कि वह लोग तुम्हारी दुकान को बंद नहीं करा सकते। इसके बाद मुकेश उसे साफ साफ बता देता है कि मेरी दुकान में किसी भी मिठाई में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं है और यह अच्छी तरह से तैयार की जाती है। दिनेश उसकी सभी मिठाइयों से सैंपल लेता है और सैंपल लेने के बाद उनको टेस्ट कराने लगता है। टेस्ट कराने में 1 दिन बीत जाता है और उससे अगला दिन था उन लोगों के आने का और मुकेश को उन लोगों को पैसे देने थे। टेस्ट कराने के बाद वह मिठाइयाँ अच्छी निकलती हैं और इसके बाद जो दिनेश होता है वह मुकेश से कह देता है कि भाई तुझे बिल्कुल भी किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तेरी मिठाइयों को टेस्ट करवाया है। तो मुकेश दिनेश से पूछने लगता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए, तो वह कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है,
तुम्हें केवल अपनी दुकान पर बैठना है और कल सुबह सुबह मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और दिन भर मैं तुम्हारी दुकान में आम ग्राहक बनकर बैठा रहूंगा। कलेक्टर साहब अपने ऑफिस से छुट्टी लेते हैं और दूसरे ही दिन वहां पर जाकर उसकी दुकान में आम ग्राहक बनकर बैठ जाते हैं। उन्होंने कुछ छोटी मोटी चीजें ऑर्डर कर रखी थी और मुकेश से कह दिया था कि तू मेरे पास नहीं बैठेगा, तू अपना काउंटर संभाल। थोड़ी ही देर बाद दिए गए समय के अनुसार एफसीआई वाले वहां पर आ जाते हैं और वहां पर आकर पैसे मांगने लगते हैं। अब कलेक्टर साहब वहां पर एक ऐसी जगह पर बैठे हुए थे जहां पर बैठकर वह उन सभी को तो देख सकते थे, लेकिन वह जल्दी से किसी की नज़र में नहीं आ रहे थे। अब जैसे ही वह देखते हैं कि इन एफसीआई वालों के साथ उसकी पत्नी भी है और वह भी इन सभी चीज़ों में शामिल है तो उन्हें बड़ा ही बुरा लगता है और इस बात के लिए वह मंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि जहां से मुकेश पैसे देने वाला था वहां पर उन्होंने पहले से कैमरा लगा रखा था और कैमरे के अंदर पैसों की लेन देन रिकॉर्ड होने वाली थी। इसके बाद वह लोग पैसे लेते हैं और पैसे लेते ही कलेक्टर साहब वहां से उठते हैं और उठने के बाद उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही कलेक्टर साहब वहां पर आए थे तो कलेक्टर साहब की पत्नी पूनम उन्हें देखकर एकदम से हैरान हो जाती है और आश्चर्यचकित हो जाती है। कलेक्टर साहब अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं लेकिन उसके बाद अपनी कार्रवाई में लग जाते हैं। उन्होंने फ़ोन निकाला और फ़ोन निकालने के बाद वहां पर अपनी टीम को बुला लिया, जिस टीम को वह पहले ही तैयार कर चुके थे कि आप लोगों के पास जब मैं फ़ोन करूंगा तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। इसके बाद कलेक्टर साहब की टीम वहां पर आती है और उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करवा दी जाती है। इसके बाद कलेक्टर साहब अपने घर में बैठे बैठे बहुत कुछ सोच रहे हैं अपनी उस पत्नी के बारे में जिस पत्नी को उन्होंने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। वह एक दिन बैठे बैठे घर पर सोच ही रहे थे, तभी उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए आती है और उनसे यहाँ पर आकर माफ़ी मांगने लगती है। फूट फूट कर रोती है और रो रो कर माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कलेक्टर साहब उससे कहते हैं कि यह बताए आपको सरकारी नौकरी मिली है तो आपको सरकार तनख्वाह देती है क्या? इसलिए तनख्वाह देती है जो आप उन लोगों के साथ जाकर कहीं से भी रिश्वत ले लो और उस पैसे को अपने यूज़ में लो। उसके बाद कलेक्टर साहब की पत्नी बताती है कि मैं किसी से रिश्वत लेने के लिए नहीं कहती, लेकिन वह लोग देते हैं तो मैं मना भी नहीं करती। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि उन लोगों के पाप में तुम भी तो भागीदार हो और मैं तुम्हारे जैसी औरत के साथ नहीं रह सकता। इसके बाद उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है और रो रो कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर इसे माफ़ कर दो और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद कलेक्टर साहब थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो आज से तुम्हें ये नौकरी छोड़नी होगी, क्योंकि अगर किसी कलेक्टर को ये पता चल गया कि तुम कलेक्टर की पत्नी हो और जब भी रिश्वत लेती हो तो मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद उनकी पत्नी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और कलेक्टर साहब के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। उसकी पत्नी पर आगे की कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई करने के बाद उस पर कुछ जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माना लगाने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। जो बड़े अधिकारी वहां पर थे उनको 3-3 साल की जेल हो गई थी। अब एक दिन कलेक्टर साहब अपने दोस्त मुकेश के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई तेरे पास तो मैं कई दिन आ गया हूँ और ते एक काम भी करवा दिया है, अब तू ऐसा कर मेरे घर पर आ। इसके बाद मुकेश उनके घर पर जाता है और जैसे ही कलेक्टर साहब की पत्नी को देखता है तो एकदम से हैरान सा हो जाता है। कलेक्टर साहब भी इस बात को नोटिस कर लेते हैं और उसे समझा देते हैं कि हाँ यह मेरी ही पत्नी है और उस टाइम पर मैं तुम्हें नहीं बता पाया था, लेकिन अब इसने वह नौकरी छोड़ दी है और यह अच्छी तरह से घर के अंदर हंसी खुशी रहा करती है। अब जब मुकेश देखता है कि उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी है अपने दोस्त के लिए, तो इस बात से मुकेश बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और उसकी ईमानदारी को परख लेता है। वह कहता है कि यार मैंने कलेक्टर तो बहुत सारे देखे हैं, लेकिन इतना अच्छा कलेक्टर नहीं देखा जो अपनी पत्नी के ऊपर भी कार्यवाही बिठा सकता है, वह भी अपने दोस्त के लिए। इसके बाद दिनेश कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं, ये केवल मेरा फर्ज था जो मुझे पूरा करना था, क्योंकि यह सरकारी नौकरी हमें इसलिए मिली है ताकि हम लोगों के अधिकार की रक्षा कर सक। अगर हम वह काम
भी नहीं करेंगे तो लालते हमारी नौकरी पर, और मैं अपने फर्ज के आगे किसी को भी नहीं समझता। ये बात उसके माता पिता को भी पता चलती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उसकी पत्नी ने नौकरी छोड़ दी और वह उसके साथ रहने लगी हंसी खुशी, तो दिनेश के पिता भी इस बात को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है और दिनेश अपनी नौकरी को ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से करता रहता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी दिनेश और पूनम की, जहां पर दोनों पति पत्नी सरकारी अधिकारी थे, लेकिन पत्नी रिश्वत लेती हुई अपने पति को मिल जाती है और उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि पत्नी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आप क्या कहना चाहते हो दिनेश के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो पूनम के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।